गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सरल उत्तक के एक प्रकार स्थूल कोण उत्तक का अध्ययन करेंगे। स्थूल कोण उत्तक का विकास मृदुत्तक से होता है। इस उत्तक की कोशिकाओं के कोणों पर स्थूलन का पाया जाना इसका एक डायग्नोस्टिक करैक्टर है। ध्यान से सुनिए, इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के कोणों पर स्थूलन यानी किसी पदार्थ का जमाव पाया जाता है और कोणों पर जमाव का पाया जाना ही इस उत्तक का एक डायग्नोस्टिक या अभिलाक्षणिक गुण है। मृदुत्तक की तुलना में इसकी कोशिकाएं अधिक लंबी होती है। स्थूल कोणोत्तक की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं की लंबाई मृदुत्तक की कोशिकाओं की तुलना में अधिक होती है। साथ ही इस उत्तक की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर कैल्शियम पेक्टेट का निक्षेपण पाया जाता है। अभी अपन ने देखा कि इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के कोणों पर स्थूलन पाया जाता है। इसी कारण इस उत्तक को स्थूल कोणोत्तक कहते हैं। यानी स्थूलन कहाँ पाया जाता है? कोणों पर। और यह स्थूलन किस पदार्थ का होता है? स्थूलन मतलब जमाव। यह जमाव होता है कैल्शियम पेक्टेट का। यानी स्थूल कोणोत्तक की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के कोणों पर कैल्शियम पेक्टेट का निक्षेपण या कैल्शियम पेक्टेट का जमाव पाया जाता है। और इसी कैल्शियम पेक्टेट के जमाव के कारण इन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्तियाँ होती है वो इलास्टिक होती है। कैल्शियम पेक्टेट जो है वो स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाओं को इलास्टिसिटी प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें ध्यान देने योग्य है। पहला तो है कि इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है उनके कोणों पर स्थूलन या किसी पदार्थ का जमाव या निक्षेपण पाया जाता है। वो पदार्थ होता है कैल्शियम पेक्टेट। और यही कैल्शियम पेक्टेट इस उत्तक की कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों को इलास्टिसिटी प्रदान करता है। आगे देखिए, स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाएं मृदुत्तक की तुलना में अधिक मोटी भित्ति की होती है। यानी स्थूल कोणोत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का निक्षेपण होता है। और इसी निक्षेपण या जमाव के कारण इस उत्तक की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्तियां हैं वो मृदुत्तक की कोशिकाओं की तुलना में अधिक मोटी होती है। लेकिन स्थूल कोणोत्तक की कोशिका भित्ति पर कभी भी लिग्निन का जमाव नहीं पाया जाता है। पेक्टिन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। यानी इसमें ये जलरागी गुण पाए जाते हैं और जलरागी हाइड्रोफिलिक नेचर के कारण कोशिका भित्तियाँ इलास्टिक बनी रहती है। तो जो स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्तियाँ होती है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक होने का कारण है कि इनके ऊपर कैल्शियम पेक्टेट या पेक्टिन का निक्षेपण पाया जाता है और ये पेक्टिन जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और इसी कारण यह कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों को इलास्टिसिटी प्रदान करता है। अब देखो, स्थूल कोणोत्तक में जमाव मैंने अभी आपको बताया किसी पदार्थ का निक्षेपण या स्थूलन क्या कहाँ होता है? मोस्टली कोणों पर। कोशिकाएं जो होती है उनके कोणों पर किसी पदार्थ का जमा होता है। इसी कारण इन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्तियाँ होती है वो समान मोटाई की नहीं होती है। यानी कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों की मोटाई असमान होती है। यह मोटाई कोणों पर, विशेषकर उन कोणों पर जहाँ पे 3-4 कोशिकाओं के कोण मिलते हैं वहाँ पर अधिक होती है। यानी कोशिकाओं में पदार्थों का निक्षेपण होता है या जमा होता है, वो जमा होता है मोस्टली कोणों पर। और कौन से कोणों पर? जहाँ पे 3-4 कोशिकाओं के कोण मिलते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये जो अनुप्रस्थ काट का एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखिए कोण अपन ने बताया कि जहाँ पे 3-4 कोशिकाओं के कोण आपस में मिलते हैं वहाँ पे निक्षेपण ज़्यादा होता है, जमाव ज़्यादा होता है। जैसे यदि अपन इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे देखो 4 कोशिकाएं आपस में मिल रही है। एक कोशिका, दूसरी, तीसरी और चौथी कोशिका। तो यहाँ पे 4 कोशिकाएं आपस में मिल रही है इस जगह पे और इन चारों कोशिकाओं के जोड़ पर या जहाँ पे चारों कोशिकाओं के कोण आपस में मिल रहे हैं वहाँ पे निक्षेपण या जमाव ज़्यादा है, वहाँ पे कोशिका भित्ति की मोटाई ज़्यादा है। तो एक बार दोबारा से सुन लो कि कोशिका भित्तियों की जो मोटाई है वो असमान होती है।
यह मोटाई कोणों पर, विशेषकर उन कोणों पर जहाँ पे 3-4 कोशिकाओं के कोण आपस में मिलते हैं, वहाँ पे ये मोटाई अधिक होती है। इसके बाद में देखो, कोशिका भित्तियों पर पदार्थों का स्थूलन, जैसे जैसे कोशिकाओं की मोटाई में वृद्धि होती है, वो मोटाई में वृद्धि कोशिकाओं में दीर्घीकरण के साथ साथ ही हो जाती है। यानी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर पेक्टिन का जमाव, जैसे जैसे कोशिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे पेक्टिन का जमाव होता रहता है। अब देखो, ये जो ऊतक है, अभी अपन ने देखा कि कोशिका भित्तियों को इलास्टिसिटी या लचकता प्रदान करता है, और इसी इलास्टिसिटी के कारण पादपों की जो टहनियाँ है, पर्णवृंत है, पर्ण, पुष्पवृंत आदि जो कोमल अंग है, वो वायु जब आती है तो वायु के झोंकों के साथ, जिस दिशा से वायु आती है वायु के झोंकों के साथ ही मुड़ जाते हैं, लेकिन ये कभी टूटते नहीं है। तो पौधों के कोमल अंगों के नहीं टूटने का कारण ये है कि उन अंगों की जो कोशिकाएं होती है, उनकी कोशिका भित्तियों पर कैल्शियम पेक्टेट का निक्षेपण होता है, और यह कैल्शियम पेक्टेट उन कोशिकाओं या उन पादप अंगों को लचकमयी दृढ़ता प्रदान करता है, जिसके कारण ये पादप के अंग है वो हवा की दिशा में झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि पादप के जो कोमल अंग है वो हवा के झोंकों के साथ या हवा के झोंकों की दिशा में मुड़ जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है। इसका कारण ये है कि पादप के कोमल अंगों में स्थूल कोणोत्तक पाया जाता है, और यही स्थूल कोणोत्तक इन अंगों को लचकमयी दृढ़ता प्रदान करता है, क्योंकि स्थूल कोणोत्तक की जो कोशिकाएं होती है उनकी कोशिका भित्तियों पर कैल्शियम पेक्टेट का निक्षेपण होता है। इस कैल्शियम पेक्टेट में हाइड्रोफिलिक नेचर होती है इसकी, और यह पौधों को लचकमयी दृढ़ता प्रदान करता है, जिसके कारण पादप हवा की दिशा में झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। अब अपन पढ़ेंगे वितरण, मतलब स्थूल कोणोत्तक जो है वो पादप में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, स्थूल कोणोत्तक पौधे के केवल प्राथमिक शरीर में ही पाया जाता है। जब पौधे में द्वितीयक वृद्धि होती है उस टाइम पे पौधे में स्थूल कोणोत्तक नहीं पाया जाता है, केवल प्राथमिक शरीर में ही पाया जाता है। और देखो, यदि अपन बात करें तो जो द्विबीजपत्री स्तंभ होता है उसकी बाह्य त्वचा के नीचे अधस त्वचा या हाइपोडर्मिस पाई जाती है। ध्यान दीजिए, केवल द्विबीजपत्री स्तंभ की बाह्य त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस पाई जाती है या अधस त्वचा पाई जाती है। यह अधस त्वचा स्थूल कोणोत्तक की ही बनी हुई होती है। और इस प्रकार जैसे अपन ऐसा सूरजमुखी में और कुकुरबिटा के स्तंभ में देख सकते हैं। तो कहाँ पाया जाता है स्थूल कोणोत्तक? द्विबीजपत्री स्तंभ में बाह्य त्वचा के नीचे अधस त्वचा पाई जाती है। यह अधस त्वचा कोशिकाओं की 3-4 परतों से बनी हुई होती है, और वास्तव में ये कोशिका की जो परतें हैं या जो हाइपोडर्मिस है वो स्थूल कोणोत्तक की बनी हुई होती है। एक बीजपत्री स्तंभों में प्राय स्थूल कोणोत्तक नहीं पाया जाता है। और इसी प्रकार पौधे के जो भूमिगत भाग होते हैं, जैसे पौधों में भूमिगत स्तंभ होता है या जो पौधों की जड़ें होती है, उनमें स्थूल कोणोत्तक नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे स्थूल कोणोत्तक कहाँ पाया जाता है? द्विबीजपत्री तने की जो हाइपोडर्मिस है वो स्थूल कोणोत्तक की बनी हुई होती है। एक बीजपत्री स्तंभ में स्थूल कोणोत्तक नहीं पाया जाता है, और पौधे के जो भाग भूमि के अंदर रहते हैं उनमें भी स्थूल कोणोत्तक नहीं पाया जाता है। जैसे कई पादपों में भूमिगत स्तंभ पाया जाता है, या फिर पौधों की जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर पाई जाती है, इनमें स्थूल कोणोत्तक नहीं पाया जाता है। आगे हम देखेंगे स्थूल कोणोत्तक के प्रकार। तो देखो, पेक्टिन व हेमीसेलुलोज के विविध प्रकार के स्थूलन के अनुसार स्थूल कोणोत्तक 3 प्रकार के होते हैं। यानी पौधों में जो इनकी जो भित्तियाँ होती हैं उन भित्तियों पर पेक्टिन और हेमीसेलुलोज का निक्षेपण या स्थूलन होता है। तो स्थूलन किस प्रकार से होता है, इसके आधार पर स्थूल कोणोत्तक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है कोणीय स्थूल कोणोत्तक। तो मैंने अभी बताया कि कोशिकाओं के जो कोण होते हैं वहाँ पे स्थूलन पाया जाता है। तो कोणीय स्थूल कोणोत्तक में देखो, स्थूल कोणोत्तकों में जब निक्षेपण कोशिकाओं के कोणों पर पाया जाता है तब उनको कोणीय स्थूल कोणोत्तक कहते हैं। इस प्रकार का स्थूल कोणोत्तक धतूरा, टमाटर आदि में पाया जाता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ये वाला जो डायग्राम है वो
कोणीय स्थूल कोणोत्तक का है, और ये उसका अनुप्रस्थ काट है ए वाला, और बी वाला है अनुदैर्ध्य काट। तो कोणीय स्थूल कोणोत्तक में पेक्टिन और हेमीसेलुलोज का निक्षेपण या जो जमा होता है वो कोशिकाओं में मोस्टली कोणों पर पाया जाता है। यहाँ इस डायग्राम में देखिए, कोशिकाओं में जो कोण है, जहाँ जहाँ 2-3 कोशिकाओं के कोण आपस में मिल रहे हैं वहाँ पे निक्षेपण ज़्यादा पाया जाता है। तो कोणीय स्थूल कोणोत्तक में क्या होता है कि ऐसा स्थूल कोणोत्तक जिसमें पेक्टिन और हेमीसेलुलोज का निक्षेपण या जमाव कहाँ पाया जाता है, कोशिकाओं के कोणों पर, और ऐसे स्थूल कोणोत्तक को कोणीय स्थूल कोणोत्तक कहते हैं। दूसरा है रिक्तिकामय स्थूल कोणोत्तक। इसमें देखो, इनमें स्पष्ट अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं और स्थूलन भित्ति के उन भागों पर होता है जो अंतराकोशिक स्थलों के सम्मुख होते हैं। रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक में देखिए, जो सी वाला डायग्राम है वो रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक को दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये कोशिका है, जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका, और कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। ये वाला जो भाग है वो कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिक स्थल को दिखा रहा है। ये एक कोशिका है, दूसरी कोशिका ये है, तीसरी कोशिका ये है, और इन कोशिकाओं के बीच में जो स्थान है वो अंतराकोशिक स्थल है। तो रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक में देखिए, जो कोशिकाओं में अंतराकोशिक स्थल होता है उस स्थल की ओर निक्षेपण पाया जाता है। रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक में कहाँ पाया जाता है, स्थूलन की स्पष्ट अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं, और स्थूलन कोशिका भित्ति के उन भागों पर होता है जो अंतराकोशिक स्थलों के सम्मुख होती है। जैसे ये अंतराकोशिक स्थल है तो यहाँ पे कोशिकाओं में स्थूलन इस जगह पे पाया जाएगा। जो भाग कोशिका भित्ति का जो भाग अंतराकोशिक स्थल की ओर होगा उसमें स्थूलन पाया जाएगा। जैसे ये कोशिका भित्ति है तो यहाँ पे अंतराकोशिक स्थल की ओर जो भाग होता है उसमें स्थूलन पाया जाता है। इस प्रकार का स्थूल कोणोत्तक रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक कहलाता है। तीसरा रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक है वो साल्विया, मालवा, एल्थिया आदि पादपों में पाया जाता है। तीसरा स्थूल कोणोत्तक है स्तरित या प्लेट स्थूल कोणोत्तक। इसमें स्थूलन मुख्य रूप से स्पर्शरेखीय भित्तियों पर होता है और कोशिकाएं पट्टिकाओं के समान विन्यासित दिखाई देती है। देखो डायग्राम सी वाला जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्थूलन जो है वो कोशिकाओं की स्पर्शरेखीय भित्तियों पर, ये वाली जो भित्तियाँ हैं वो स्पर्शरेखीय भित्तियाँ हैं और इन भित्तियों के ऊपर निक्षेपण पाया जाता है। ये जो मोटी मोटी अपने को दिख रही है वो स्पर्शरेखीय भित्तियाँ हैं और इन भित्तियों के ऊपर पेक्टिन और हेमीसेलुलोज का निक्षेपण पाया जाता है। और यहाँ पे कोशिकाएं देखो पट्टिकाओं के रूप में विन्यासित दिखाई देती है। तो स्थूल कोणोत्तक के प्रकार में हमने देखा कि पेक्टिन और हेमीसेलुलोज के स्थूलन के आधार पर किस प्रकार से हो रहा है, उनकी स्थूलन का पैटर्न क्या है, उसके आधार पर स्थूल कोणोत्तक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कोणीय स्थूल कोणोत्तक, यहाँ पे स्थूलन कहाँ पाया जाता है, कोशिकाओं के कोणों पर। नंबर 2 है रिक्तिकामय स्थूल कोणोत्तक। इनमें स्थूलन कहाँ पाया जाता है, रिक्तिकामय स्थूल कोणोत्तक में कोशिकाओं के मध्य स्पष्ट अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। साधारणतया होता ये है कि स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिक स्थल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो रिक्तिकामय स्थूल कोणोत्तक होता है उसकी कोशिकाओं के मध्य स्पष्ट अंतराकोशिक अवकाश पाए जाते हैं और कोशिकाओं के जो भाग अंतराकोशिक अवकाश की ओर होते हैं उन भागों पर निक्षेपण पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिकाओं के वे भाग जो अंतराकोशिक स्थल की ओर होते हैं उन भागों के ऊपर निक्षेपण या जमाव पाया जाता है। तीसरा स्थूल कोणोत्तक है स्तरित या प्लेट स्थूल कोणोत्तक। तो यहाँ पे क्या होता है, स्थूलन कोशिकाओं की स्पर्शरेखीय भित्तियों पर पाया जाता है और यहाँ पे कोशिकाएं पट्टिकाओं के समान विन्यासित दिखाई देती है। आगे देखो स्थूल कोणोत्तक के कार्य। तो पहला कार्य क्या हो गया कि स्थूल कोणोत्तक पादप के कोमल या तरुण जो अंग होते हैं उन्हें लचकमयी दृढ़ता, इलास्टिक स्ट्रेंथ या तनन दृढ़ता, टेंसिल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, जिसके कारण ये वायु के झोंकों के साथ टूटने से बच जाते हैं। तो स्थूल कोणोत्तक का कार्य क्या होता है कि पौधों के जो तरुण या कोमल अंग होते हैं उनको लचकमयी दृढ़ता प्रदान करना,
दृढ़ता होती है वो कठोर होते हैं, लेकिन वो लचकदार होते हैं, लचकमयी दृढ़ता प्रदान करते हैं, और जिसके कारण पौधे की शाखाएं हैं या जो तरुण अंग है वो हवा के झोंकों की दिशा में झुक जाते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं है। तो स्थूल कोणोत्तक ही उन्हें टूटने से बचाते हैं। दूसरा है कि स्थूल कोणोत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें हरित लवक यदि उत्पन्न हो जाता है तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट उत्पन्न होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण करने में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाएं भी मृदुतक की कोशिकाओं के समान सजीव होती है, और साधारणतः अपन जानते हैं कि स्थायी उत्तकों की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, लेकिन यदि वो स्थायी उत्तकों की कोशिकाएं सजीव है तो आवश्यकता अनुसार उनमें वापस विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो सकती है, और ये विभज्योतक में वापस बदल सकते हैं और फिर घाव भरने की क्रिया और एधा के निर्माण की क्रिया में मदद करते हैं। तो स्थूल कोणोत्तक के साथ भी यही होता है। स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाएं सजीव होती है और सजीव होने के कारण ये आवश्यकता अनुसार इनमें विभाजन की क्षमता पुनः उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण ये विभज्योतक में बदल जाती है, और विभज्योतक में बदल के ये घाव बढ़ने की क्रिया और कैम्बियम निर्माण की क्रिया में सहायक होती है। तो यहाँ पे अपन ने स्थूल कोणोत्तक के कार्य देखे। पहला कार्य देखा कि स्थूल कोणोत्तक जो होता है वो पादपों को लचकमयी दृढ़ता प्रदान करता है। पादप के जो कोमल अंग होते हैं उन्हें लचकमयी दृढ़ता प्रदान करता है, जिसके कारण ये कोमल अंग है वो हवा के झोंकों की दिशा में झुक सकते हैं, लेकिन ये टूटते नहीं है। इसके बाद में अपन देखा कि स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के पाए जाने के कारण ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। और नेक्स्ट अपन ने कार्य देखा कि स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाएं हैं वो जीवित या सजीव कोशिकाएं होती हैं। आवश्यकता अनुसार इनमें विभाजन की क्षमता पुनः उत्पन्न हो सकती है, और ये विभज्योतक में बदलकर घाव बढ़ने की क्रिया और कैम्बियम निर्माण की क्रिया में मदद करते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे स्थूल कोणोत्तक और मृदुतक में अंतर। पहले अंतर में अपन देखते हैं कि मृदुतक